ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। यहाँ पर हम समझेंगे, इस पहले वाले सेक्शन के अंदर हम समझने वाले हैं बैंक्स क्या होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर हम इसके लिए यूज़ करते हैं, वो सॉफ्टवेयर में क्या क्या यूज़ होता है, क्या क्या वर्किंग आपकी होती है सॉफ्टवेयर की मदद से। एंड फिर सेकंड सेक्शन में रिस्क कंट्रोल्स एंड वेरियस सेक्शन, वेरियस पार्ट्स, हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बैंक्स। आप जानते हैं बैंक्स क्या है, नॉर्मल बैंकिंग सर्विस क्या है। आप वहाँ जाते हैं, अपना पैसा जमा कराते हैं, पैसा निकालते हैं, या टाइम्स आपको अपनी कोई फीस जमा करानी होती है तो आप अपना डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर बनवाते हैं जाके। मीन्स ब्रॉडली अगर मैं आपसे बात करूँ तो बैंक्स आपके लिए डिपॉजिट्स आपसे लेते हैं, आपको एडवांसेस प्रोवाइड करते हैं, आप पैसा जमा करा सकते हैं, निकाल सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ अदर सर्विसेज, जैसे कि आपने पे ऑर्डर बनवाया, डिमांड ड्राफ्ट बनवाया, कई बार आज की तारीख में बैंक्स आपको इंश्योरेंस सर्विस भी प्रोवाइड करती है, अंडर राइटिंग सर्विस भी प्रोवाइड करती है। तो ये सारी सर्विसेज आज बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है। अभी जो बैंक है ये आपकी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, पहले ये सारे वर्किंग कैसे होती थी, सिर्फ मैनुअल होती थी। मैनुअल होने के कारण हमें ये प्रॉब्लम आती थी कि हमारा जो अकाउंट, मान लीजिए किसी एक बैंक में, से फॉर एग्जांपल आपका एक अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में। पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच में हमारा अकाउंट होता था, और जो ब्रांच है उसके अंदर हमारे अकाउंट्स कैसे मेंटेन होते थे, मैनुअली मेंटेन होते थे। तो प्रॉब्लम वाज कि मैं उस बैंक का कस्टमर नहीं था, मैं सिर्फ उस ब्रांच का कस्टमर था। मतलब ये कि अगर उसी बैंक की, पीएनबी की किसी और ब्रांच में जाता और मैं कहता मेरा अकाउंट है आपके पास, तो कहते नहीं सर सॉरी, हम आपको नहीं पहचानते, आप किस ब्रांच में जाएं, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उसी में जाएं। अब इससे ये और बात थी कि आपको एक तो उसी ब्रांच में जाके काम करना था, पैसे भी वहीं जमा कराने थे, वहीं से निकालने थे। और आज की तारीख में जो आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हो, आप जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू बैंकिंग करते हो, वो सब कुछ भी फिजिबल नहीं था। तो ये बहुत पुराने टाइप की अकाउंटिंग थी, पुराने टाइम की बैंकिंग थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे बैंक्स में कंप्यूटर्स लगने लगे, और अब वो कंप्यूटर्स लगने के साथ साथ अब तो हमारी बैंकिंग क्या हो गई, सेंट्रलाइज बैंकिंग हो गई। सेंट्रलाइज बैंकिंग में क्या है कि पुराने टाइम में जो आपका अकाउंट है वो उसी ब्रांच में होता था, पहले तो मैनुअली होता था, फिर सेकंड जब फर्स्ट टाइम कंप्यूटराइजेशन हुआ तो ये डिफरेंस आया कि बैंक के अंदर वहां पर हमने कंप्यूटर्स लगा दिए, पर डाटा फिर भी कहाँ रहता था, बैंक में रहता था। तो मीन्स शुरुआत में जो अकाउंटिंग होती थी बैंक के अंदर, उसमें ब्रांच में डाटा होता था, लेकिन वो कैसे होता था, मैनुअली होता था। जब फर्स्ट कंप्यूटराइजेशन हुआ तो उसके अंदर डेटा ब्रांच में ही होता था। फर्क सिर्फ इतना था कि इंस्टेड ऑफ मैनुअली डेटा रखने के, हमने उसे किस में रखना चालू कर दिया था, कंप्यूटर्स में। मीन्स आप देख रहे हैं ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच में हमने एक नेटवर्क बनाया जिसमें एक हमने लगा दिया सर्वर। आप देख रहे हैं क्या लगाया हमने, सर्वर, और बाकी टर्मिनल्स। ये सर्वर और टर्मिनल सारे कहाँ रहते थे, इसी ब्रांच में रहते थे। जैसे ब्रांच ए में, ऐसी ब्रांच बी में, आप देख रहे हैं दोनों जगह पे सब इंडिविजुअल सर्वर हैं, और कोई सेंट्रलाइज लोकेशन नहीं थी जहाँ पे आपका डाटा होता था। तो इवन दो कंप्यूटराइजेशन हो गया था, लेकिन उसके बावजूद आपका डेटा कहाँ पर रहता था, उसी ब्रांच के अंदर रहता था। अगर इस ब्रांच का कस्टमर दूसरी ब्रांच में जाके और वहाँ बात करना चाहे तो वो कहते थे सॉरी, हम आपको नहीं पहचानते। तो ये प्रॉब्लम थी उस वक्त में। उस वक्त में वो सर्विसेज ही अवेलेबल थी, बट विद द पैसेज टाइम हमारे पास एक नया तरीका आया, जिस केस में हमने सारे डेटा को एक सेंट्रलाइज सर्वर पे डाल दिया। अब आप देखिए, सेंट्रलाइज सर्वर पे डेटा डाल दिया, और इंस्टेड ऑफ डेटा जो ब्रांच में रहता था उठ के कहाँ चला गया, सेंट्रल सर्वर में चला गया। अब डेटा आपका सेंट्रल सर्वर में है। अब खास बात, ब्रांच ए का कस्टमर अगर ब्रांच बी में जाता है तो वहां जाके भी वो अपने ऑपरेशंस कर सकता है। इसे हमारे पास कॉन्सेप्ट आया एनी ब्रांच बैंकिंग। साथ में आपकी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, दैट इज इंटरनेट के थ्रू ट्रांजैक्शन, आपके मोबाइल के थ्रू ट्रांजैक्शन, ये सब की सब फिजिबल हुई। कैसे फिजिबल हुई, क्योंकि अब आपने एक नेटवर्क बना दिया था और सारी की सारी ब्रांचेस एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इसका मतलब नेटवर्क बनाने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ी थी, आपको आवश्यकता पड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो क्या आप आज की तारीख में कोई एक ऐसा बैंक एज्यूम कर सकते हो जो आपसे कहे नहीं जी, अगर आपको अकाउंट खोलना है ना तो मेरी ब्रांच में आके खोलना पड़ेगा, अगर आपको पैसे निकालने हैं तो भी मेरी ब्रांच में आके पैसे निकालने पड़ेंगे, हमारे एटीएम की सुविधा नहीं है, और आप कैसे किसी और ब्रांच में नहीं जा सकते, इंटरनेट बैंकिंग भी हमारे पास नहीं है, और हम कोई सुविधा सिर्फ जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए वो सिर्फ कहाँ दे सकते हैं, आप हमारी ब्रांच में फिजिकली आएंगे तभी आपको ये फैसिलिटी दे सकते हैं। ऑब्वियसली आप कहोगे भाई साहब ब्रांच में ताले लगा दो, हमें ज़रूरत नहीं है आपकी।
क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि अब आपको वो सर्विसेज चाहिए, अब वो आपको लगता है कि दैट इज, ये तो मुझे मिलना ही चाहिए अगर मैं बैंकिंग करता हूं। तो इसका मतलब एक बात हमें बिल्कुल क्लियर हो गई कि आज की तारीख में ऐसा कोई बैंक सरवाइव नहीं कर सकता जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करे। क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का हमें इस्तेमाल क्यों करना है? क्योंकि हमें सारी ब्रांचेस को जोड़ना है एक दूसरे के साथ, इंस्टेंटली आपको सर्विसेज देनी है। ये कैसे फिजिबल है? जस्ट थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो एक बात आपको समझ में आई, बैंक आपके लिए वेरियस काम करता है, डिपॉजिट लेता है, लोन देता है और कलेक्शन करता है आपके लिए। चेक्स कलेक्शन होती है, चेक्स की प्रोसेसिंग होती है, आपको बैंक गारंटीज वगैरह देता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं सारे पॉइंट्स को एक एक करके। इसके अलावा वो आपको जितनी भी सर्विस दे रहा है आज की तारीख में कैसे दे रहा है? वो ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा है। तो ये सारी सर्विसेज आपको मिल रही हैं और ये सारी सर्विस लेने के लिए आज आपको किस चीज़ की आवश्यकता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। एक बार रीडिंग देते हैं, बैंक हमारे लिए क्या क्या करता है, स्टडी मैट क्या कहता है। कहते हैं बैंक्स आर यूजिंग आईटी एक्सटेंसिवली टू ऑफर न्यूअर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर एंड ऑटोमेटिक इंटरनल प्रोसेसेस। वो क्या कर रहे हैं? आपको नया प्रोडक्ट दे रहे हैं। पुराने टाइम में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की सुविधा नहीं मिल सकती थी आपको। पुराने टाइम में आपको एनी ब्रांच बैंकिंग की सुविधा नहीं मिल सकती थी। तो बैंक आपको क्या दे पा रहा है? नए प्रोडक्ट्स और नई सर्विसेज दे पा रहा है। अपने इंटरनल प्रोसेसेस को भी वो क्या कर रहा है? ऑटोमेट कर रहा है। इंटरनल प्रोसेस कैसे ऑटोमेट कर रहा है? पहले मैनेजर, पहले ब्रांच के क्लर्क, ऑफिसर्स मैन्युअली अकाउंट्स लिखते थे। आज वो कैसे अकाउंट्स लिखते हैं? कंप्यूटराइज, कंप्यूटर में डेटा डाल देते हैं, अपने आप प्रोसेसिंग होती है। तो उन्होंने क्या कर दिया? अपने इंटरनल प्रोसेसेस को भी क्या कर लिया? ऑटोमेट कर दिया। कहते हैं द डिपेंडेंस ऑन आईटी इज सच दैट द बैंकिंग बिजनेस कैन नॉट बी थॉट ऑफ विदाउट आईटी। कहते हैं इतनी डिपेंडेंस हो चुकी है आईटी के ऊपर कि आज की तारीख में हम बैंकिंग बिजनेस को तो सोच ही नहीं सकते। यू कैन नॉट थिंक ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ बैंक जहां पे हमारे पास क्या हो? आईटी ना हो। इसके बाद बैंकिंग क्या बिजनेस है, स्टडी मैट कहता है, मैं आपको बता चुका। डिपॉजिट लेना, मेन क्या है? डिपॉजिट लेना और मनी लेंडिंग करना, दो ब्रॉड है। बाकी उसके अलावा कुछ और सर्विसेज जो एसोसिएटेड है, जो भी बैंक आपको प्रोवाइड करता है। एक बार रीडिंग देते हैं, स्टडी मैट क्या कहता है। द कोर ऑफ बैंकिंग फंक्शन इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग ऑफ मनी। फर्दर अदर सर्विस सच एज द डिमांड ड्राफ्ट, बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सेट्रा आर आल्सो प्रोवाइडेड। तो आप जानते हैं उसके अंदर की फीचर्स क्या है? एक मेन पॉइंट, की फीचर्स करके हमें याद रखना, 4 मेन पॉइंट हैं इसके अंदर। बैंक आपके लिए कस्टोडियन का काम करता है, कस्टोडी ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ मॉनेटरी आइटम्स। आपको अपने घर में पैसा रखने से खतरा लगता है, आप क्या करते हो? बैंक में जाके पैसा जमा करा देते हो। अब उस पैसे की जिम्मेदारी किसकी है? बैंक की है। आपको घर में लगता है कि मैंने अपने घर में ज्वेलरी रखी हुई है, वो ज्वेलरी से मेरे को खतरा है, कल को चोरी हो सकती है। आप क्या करते हो? आप बैंक में जाके एक लॉकर ले लेते हो और बैंक के लॉकर में जाके अपनी ज्वेलरी को रखी आते हो। अब बैंक पे बाद जो आपने ज्वेलरी रखी है, बैंक से उसकी क्या कर रहा है? कस्टोडियन का काम कर रहा है। असली प्रॉपर्टी किसकी है? वो आपकी है, लेकिन बैंक इज क्या? कस्टोडियन ऑफ दैट ज्वेलरी और यू कैन से दैट मनी। अपार्ट फ्रॉम दैट वो आपके लिए लार्ज वॉल्यूम ट्रांजेक्शंस करता है। बैंक में क्या होता है? बहुत सारा वॉल्यूम ट्रांजेक्शंस होती हैं, हर वक्त एंट्रीज होती रहती हैं, मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं। सम ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड द बैंक्स आर, सबसे पहला एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। आप बैंक में जाके डिपॉजिट कर सकते हो, आप अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हो, उसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हो। आप फिक्स डिपॉजिट खोल सकते हो, उसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हो। करंट अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, रिकरिंग डिपॉजिट में पैसे डिपॉजिट कर सकते हो। मीन्स वेरियस स्कीम्स हैं, आप किसी में भी जाके वहाँ पे पैसा डिपॉजिट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट कि आपको पैसे की कब आवश्यकता पड़ेगी। सेकेंड इज ग्रांटिंग ऑफ एडवांसेस। एडवांसेस मतलब लोन्स। एडवांसेस ये नहीं किसी सामान के लिए एडवांस दिया। बैंक में एडवांसेस का मतलब है कि आपको लोन उन्होंने प्रोवाइड किया। तो अगर हम पैसे जमा कराते हैं, बैंक क्या करता है? मेरे पास सरप्लस पैसा, मैंने जाके वहां जमा करा दिया, जिसको पैसे की आवश्यकता उसने जाके वहां से बैंक से लोन ले लिया। लोन रिकवर करने की ड्यूटी कौन करता है? बैंक करता है। हमारे को पैसा कौन वापस करेगा? हमारे पैसे का कौन गारंटर है? हमारे पैसे का बैंक गारंटर है। हम तो पैसा किससे जाके मांगेंगे? बैंक से जाके मांगेंगे, जिसको उसने लोन दिया उससे नहीं मांगेंगे। तो बैंक हमारे बिहाफ पे डिपॉजिट लेता है और एडवांसेस करता है। नेक्स्ट इज कलेक्शंस। कई बार हम अपने गुड्स भेजते हैं, हम गुड्स जब सामने वाले के पास भेजते हैं, कई डीलर्स हैं, कई कंपनीज हैं, कई बिजनेस हाउसेज हैं, जब उन्होंने गुड्स सेल करने हैं, तो जब सामने वाले गुड्स भेजते हैं तो क्या होता है कि वो कहते हैं कि भाई साहब हम आपको गुड्स भेजें, उससे पहले आप हमें पेमेंट भेज दीजिए। मान लीजिए हमारे पास कोई परचेज ऑर्डर आया,
बायर ने कहा जी इतने गुड्स हमें भेज दीजिए, से 10 लाख रुपए के गुड्स भेज दीजिए। अब हमें खतरा ये है कि मैं 10 लाख के गुड्स बना के उसको बायर को भेज दूंगा, उसने पेमेंट नहीं करी तो मेरा क्या होगा। ऐसे ही हम बायर से कहते हैं भाई इसमें ऐसा करो भाई साहब 10 लाख रुपीज एडवांस भेज दो। अब बायर को दिक्कत है कि आपकी इस कंपनी को मैंने 10 लाख रुपीज एडवांस भेज दिए, पर भाई साहब अगर इन्होंने हमारे को गुड सप्लाई नहीं किए तो मैं 10 लाख रुपीज कैसे रिकवर करूंगा। तो यहां पर बैंक आपके लिए कुछ कलेक्शन का काम भी करता है। हम क्या करते हैं, बैंक से कहते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे कलेक्शन कर दीजिए, हम यहां से गुड डिस्पैच करते हैं, उसकी जो इनवॉइस है और जो ट्रांसपोर्ट की रिसिट है वो हम बैंक को हैंड ओवर कर देते हैं। वो इनवॉइस और ट्रांसपोर्ट रिसिट जब तक बायर के पास नहीं पहुंचेगी, बायर उन गुड्स को ट्रांसपोर्टर से ले नहीं सकता। मींस हमने गुड्स किसको दे दिए, ट्रांसपोर्टर को दे दिए, ट्रांसपोर्टर गुड्स उसकी सिटी में गुड्स को ले गया। अब ये ट्रांसपोर्टर के पास ही गुड्स रहेंगे क्योंकि गुड्स तो मेरे हैं, मैंने उसको ये भी इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं रखी। मैंने उसे इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि जो ये ओरिजिनल इनवॉइस लेके आएगा और जो ट्रांसपोर्ट रिसिट लेके आएगा उसी को गुड्स हैंड ओवर करना, जब तक वो आपके पास नहीं आते तब तक वो गुड्स हैंड ओवर मत करना। अब मैंने ये ओरिजिनल जो इनवॉइस है और जो ट्रांसपोर्ट रिसिट है ये किसको दे दी, मेरे को ट्रांसपोर्टर से मिली, ये मैंने अपने बैंकर को दे दी, अपने बैंक को दे दी और कहा कि मुझे उस बायर से पैसे कलेक्ट करके ला दो। मेरे बैंक की ब्रांचेस के थ्रू उसके बैंक में वो इनवॉइस और ट्रांसपोर्ट रिसिट पहुंच गई। वो इनवॉइस और ट्रांसपोर्ट रिसिट बैंक उसको तब देगा जब वो पैसे डिपॉजिट कर देगा। मेरे अकाउंट में जैसे ही पैसा आएगा, हम गुड्स, हमारी जो ट्रांसपोर्ट रिसिट है और जो इनवॉइस है वो किसको हैंड ओवर हो गया, बायर को हैंड ओवर हो गया, और बायर अब जाके ट्रांसपोर्टर से अपने गुड्स ले लेगा। तो यहां पर बैंक ने क्या काम किया, बैंक ने हमारे लिए कलेक्शन का काम किया। इसके अलावा आप जानते हैं आपको चेक्स मिलते हैं या आप किसी को चेक काटते हैं, जैसे मान लीजिए आपका पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट था, तो आपने पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट था, अगर आपको किसी ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का चेक दे दिया तो क्या आपको अपना अकाउंट ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में खुलवाना पड़ेगा? कहते नहीं सर। तो कहाँ आप उस चेक को डिपॉजिट करा सकते हैं? कहते हैं हम अपने पीएनबी के अकाउंट में ही चेक को डिपॉजिट करा सकते हैं। अब पीएनबी क्या करेगा, पीएनबी क्लियरिंग हाउस के थ्रू पंजाब ओबीसी से पेमेंट्स लाके वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो एक तरीके से वो क्या हो गया, वो क्लियरिंग का काम कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इसमें कोई इशू है ही नहीं। क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स एक प्लास्टिक कार्ड है जो हम लोग यूज़ करते हैं। डेबिट कार्ड या आप एटीएम कार्ड कह सकते हैं, आज की तारीख में मोर लेस दोनों सेम होते हैं। दोनों डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड से आप पैसे तभी विड्रॉ कर सकते हैं जब आपके अकाउंट में पैसा हो, मतलब वो आपके अकाउंट का ही एक एक्सटेंशन है। इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड दिखने में बिल्कुल डेबिट कार्ड की तरह ही होता है, वैसे ही प्लास्टिक कार्ड है, बस एक डिफरेंस ये है कि इस क्रेडिट कार्ड के अंदर हम पहले कोई पैसा डिपॉजिट नहीं कराते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट हमारी एक क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर एक क्रेडिट लिमिट फिक्स कर दी जाती है, उतना पैसा तक हम उस क्रेडिट कार्ड पे खर्च कर लेते हैं और फिर जब हमें इनवॉइस आता है तो हमें उस ड्यू डेट के ऊपर उस पैसे को पे करना पड़ता है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्रेडिट वर्दीनेस है और यहाँ पे हमारे अकाउंट को डेबिट करके ही पैसा दिया जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड डेबिट कार्ड एंड दिस इज कॉल्ड क्रेडिट कार्ड। ये भी आपके लिए क्लियर है। नेक्स्ट इज लेटर ऑफ क्रेडिट्स एंड गारंटीज। ये बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है, एलसीज एंड एलजीज, लेटर ऑफ क्रेडिट्स एंड गारंटीज। अभी आपको याद है, अभी हमने एग्जांपल लिया था कि हम सप्लाई कर रहे थे गुड्स, सामने एक बायर था और दोनों में किस चीज़ का इशू था, ट्रस्ट का इशू था कि बायर को हम पे विश्वास नहीं और हमें बायर पे विश्वास नहीं। इस केस में बैंकर हमारे लिए किसका काम कर रहा है, कलेक्शन एजेंट का काम कर रहा है। हमने कहा भाई ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स तभी हैंड ओवर करना जब पैसे आ जाएं, और उसको भी कंफर्म है कि जैसे ही वो पैसे देगा उसे क्या मिल जाएंगे, डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, और उन डॉक्यूमेंट्स के बेस के ऊपर वो ट्रांसपोर्टर से जाके अपने गुड्स को ले लेगा। यहां पर एक सिनेरियो और अराइज होता है। वो सिनेरियो ये अराइज होता है कि इट मे बी पॉसिबल कि जो बायर है उसके पास पैसा नहीं हो। वो ये कहता है कि सर मैं पैसा आज दूंगा, फिर मैं गुड्स ले जाऊंगा। इवन बैंक से कलेक्शन कर रहे हैं तो भी उसने क्या किया, बैंक को पैसा दिया, फिर वो ट्रांसपोर्टर के पास गया, फिर उसने गुड्स लिए, फिर उन गुड्स को वो बेचेगा, बेच के फिर उसके पास वो पैसा आएगा। मींस बायर कहता है कि मेरे पास फंड्स की आवश्यकता पड़ेगी कि मैं पहले अपनी जेब से पैसा लगाऊंगा और सेल करने के कुछ महीनों बाद मेरे पास में पैसा आएगा। ऐसा करने में मुझे प्रॉब्लम आएगी क्योंकि मेरे बिजनेस में मेरे पास इतनी वर्किंग कैपिटल नहीं है। तो वो क्या कर सकता है, वो ये कह सकता है, वो अपने बैंक के पास जा सकता है और कह सकता है देखिए मेरी इतनी क्रेडिट वर्दीनेस है या मेरे पास में ये प्रॉपर्टी है, आप इसको अपने पास में मॉर्गेज में रख लो और मुझे एक लेटर ऑफ क्रेडिट बना के दे दो।
तो वो क्या करेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट बना के दे देगा। लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरीके से बैंक ने क्या करा, बैंक ने अपनी तरफ से गारंटी दे दी कि ये जो पैसा है ये मैं दूंगा इंस्टेड ऑफ ये बायर। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सेलर हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, बैंक की लेटर ऑफ क्रेडिट आ जाएगी। वो एलसी, वो लेटर ऑफ क्रेडिट अपने बैंकर को देंगे और अपना इनवॉइस देंगे, हमारा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मींस हमें पैसा मिल गया। अब सही मायने वो पैसा किसने लगा रखा है, वो पैसा बैंक ने लगा रखा है। किसके लिए, उस बायर के लिए। बायर को गुड्स मिल गए बिना कोई पैसा दिए, वो उसको सेल करेगा और सेल करने के बाद वापस लाके पैसा किसके पास जमा करा देगा, बैंकर के पास जमा करा देगा। तो दिस इज लेटर ऑफ क्रेडिट। ऐसे होता है लेटर ऑफ गारंटीज। गारंटीज होती है एट टाइम्स परफॉर्मेंस को लेके, फाइनेंस को लेके गारंटीज होती है। जैसे कि कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिला, से एक कंपनी है उसको काम मिला कि जी आप ये एक फ्लाईओवर बना दीजिए। अब ये फ्लाईओवर बनाने में करोड़ों रुपए खर्च होने हैं। ये करोड़ों रुपए जब खर्च होने हैं तो इसके अंदर गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई साहब आप ये बनाएंगे तो ये बनाने के बाद ये रुकेगा भी या नहीं रुकेगा पता, आपने बना दिया, हमने पैसे भी दे दिए, कल को ये गिर गया तो क्या होगा। और अगर ये हमने फिक्स किया है कि भाई ये जो फ्लाईओवर है ये 1 साल में पूरा होना चाहिए, अगर आपने 1 साल में पूरा नहीं किया या जैसी क्वालिटी हमें आपसे चाहिए वैसी अगर आपने नहीं दी तो हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। गवर्नमेंट कहती है इससे तो लोगों को नुकसान हो जाएगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप हमें इस बात की गारंटी दें, आप हमें इस बात की गारंटी दें कि कल को ये फ्लाईओवर गिर गया तो या ये उस क्वालिटी का नहीं हुआ या आपने उस टाइम पीरियड में नहीं बनाया तो हम आपसे पेनल्टी रिकवर कर सकें। ऐसा करो आप ये पेनल्टी आज ही जमा करा दो। अब प्रॉब्लम ये है, जो कॉन्ट्रैक्टर कहेगा भाई साहब अभी तो मेरे को पैसे मिले नहीं है, मैं तुम्हें गारंटी पहले जमा करा दूं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ अगेन बैंक हमारे लिए हेल्प करता है। हम बैंक के पास जाते हैं, अपना डिपॉजिट दे देते हैं। हम इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट को पैसा जमा कराने के हम कहाँ पैसा जमा करा रहे हैं, बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं। और उनसे कहते हैं कि आप ये क्या कर दो, एक हमें लेटर ऑफ गारंटी बना के दे दो, एक स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दो कि इन केस ये मेरा पैसा आपके पास रखा है, इन केस अगर यहाँ पर कोई भी परफॉर्मेंस इशू आया तो क्या करेंगे, वो गवर्नमेंट हमारे बैंक से पैसा ले लेगी। एंड ऑब्वियसली हमारा पैसा कहाँ पे जमा है, बैंक के पास जमा है। आप कहेंगे कि सर आपने ये पैसा सीधा गवर्नमेंट को क्यों नहीं जमा करा दिया, बैंक को क्यों जमा कराया। ये पैसा हमने बैंक को इसलिए जमा कराया कि बैंक में मुझे फिर भी इंटरेस्ट इनकम मिलती रहेगी और बैंक में भी मुझे 100% कई बार पैसा जमा नहीं कराना पड़ता। एट टाइम्स हमारी क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर वो 25% के ऊपर, मान लीजिए मुझे 1 लाख की अगर मुझे गारंटी बनवानी है तो मुझे सिर्फ कितना पैसा देना पड़ेगा, सिर्फ 25,000 दूंगा, गारंटी कितने की बन जाएगी, 1 लाख की। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट के पास जाके पैसे जमा कराता तो गवर्नमेंट तो मेरी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं देखती, वो क्या कहती, वो कहती जी आप मेरे पास तो कितने पैसे जमा करा दो, 1 लाख रुपए जमा करा दो। तो यहां पर बैंक हमारे लिए एलसी इज लेटर ऑफ क्रेडिट एंड एलजी इज लेटर ऑफ गारंटी, दोनों की सुविधा प्रोवाइड करता है। एंड इसके अलावा आपके पास है रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस मींस आपके अकाउंट से पैसा दूसरे के अकाउंट में भेजना जब आपको कोई पेमेंट करनी है। तो पहले के टाइम पे हम सिर्फ चेक इशू किया करते थे, पहले मैं फिजिकल चेक काटता था, वो मैं आपको देता था, आप उसे अपने बैंक में जाकर डिपॉजिट करते थे, क्लीनिंग हाउस के थ्रू वो पैसा, वो अकाउंट, मेरा अकाउंट डेबिट होता था, फिर आपका अकाउंट क्रेडिट होता था और वो एक टाइम कंज्यूमिंग जॉब था, 3-4 दिन इस प्रक्रिया में लग जाया करते थे। आज की तारीख में ऑनलाइन सिस्टम हमारे बैंक ने बना दिया, दैट इज RTGS, NEFT, IMPS। तीनों ही ऑनलाइन पेमेंट्स का मेथड है जो बैंक के थ्रू हम करते हैं। फर्क है सिर्फ थोड़ा थोड़ा। जैसे RTGS नाम में लिखा है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगर आपने कोई RTGS किया अपने अकाउंट से अपने किसी फ्रेंड के अकाउंट में, तो जैसे आपका अकाउंट डेबिट होगा आपके फ्रेंड का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नॉर्मली ये हाई वैल्यू के लिए की जाती है, बट ये रियल टाइम में होता है। मींस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मींस उसी वक्त आपका अकाउंट डेबिट हुआ और सामने वाले का अकाउंट क्रेडिट हो गया। नॉर्मली इसको हम बैंकिंग बिजनेस आर में कर सकते हैं। दिस इज RTGS, रीडिंग देते हैं RTGS को। The RTGS is an electronic form of fund transfer where the transmission takes place on real-time basis. In India, transfer of funds with RTGS is done for high-value transactions. So that is RTGS. Next is NEFT, National Electronic Fund Transfer. NEFT is as good as RTGS. फर्क सिर्फ इतना है कि ये लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए नहीं, छोटे अमाउंट्स के लिए हम यूज करते हैं। इसमें दिक्कत क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मेरा अकाउंट, मैंने पैसा ट्रांसफर किया अपने फ्रेंड के अकाउंट में, मेरा अकाउंट उसी वक्त डेबिट हो जाएगा, लेकिन मेरे फ्रेंड का जो अकाउंट है वो थोड़े टाइम बाद, मतलब शाम को जब इकट्ठा क्लियरिंग होती है
तब वो पैसा क्रेडिट होगा किसके अकाउंट में, मेरे फ्रेंड के अकाउंट, रिसिपिएंट के अकाउंट में। वो पैसा कब क्रेडिट होगा, शाम तक क्रेडिट होगा। ये रियल टाइम में नहीं होता, बाकी बिल्कुल आरटीजीएस की तरह ही ये काम करता है। अगेन बैंकिंग बिजनेस आवर्स में हम इसको काम कर सकते हैं। यस, नई फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है। अब हमने नया हमारा नोटिफिकेशन पास हुआ है जिसमें आरटीजीएस एनईएफटी भी 24/7 हो सकेंगी, बट फॉर द टाइमिंग अभी हम इसको बैंकिंग बिजनेस में मान के चलते हैं। तो एनईएफटी रीडिंग देते हैं। एनईएफटी इज अ नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम फैसिलिटिंग 1-to-1 फंड ट्रांसफर। सेम अंडर दिस स्कीम इंडिविजुअल्स कैन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर फंड फ्रॉम एनी बैंक ब्रांच टू एनी इंडिविजुअल हैविंग अकाउंट विद एनी अदर बैंक। किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच से किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में पैसा भेजा जा सकता है, बट नॉट ऑन रियल टाइम। आरटीजीएस में कैसे होता था, रियल टाइम। यहां पर जब क्लियरिंग होगी शाम को, तब वो पैसा क्रेडिट होगा। तीसरा प्रकार और एक, दैट इज आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आईएमपीएस की खास बात है कि आईएमपीएस बिल्कुल आरटीजीएस की तरह काम करता है और छोटे अमाउंट के लिए, नॉर्मली 50,000 रुपीज तक के लिए आईएमपीएस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। द मोमेंट मेरा अकाउंट डेबिट होगा, उसी मोमेंट रिसिपिएंट का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और खास बात, इसे आप ऑनलाइन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मीन्स जिस वक्त आपका आरबीआई वगैरह बंद है तब भी आप इस काम को कर सकते हैं। और एनईएफटी आरटीजीएस तो वर्किंग आवर्स में ही होगा, ये आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग थ्रू भी कर सकते हैं। मीन्स इमीडिएटली फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। रीडिंग देते हैं आईएमपीएस। कहते हैं आईएमपीएस इज इंस्टेंट पेमेंट इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम इन इंडिया। IMPS offers an interbank electronic fund transfer service through mobile phones. Unlike NEFT and RTGS, service is available 24/7. मतलब 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर इंक्लूडिंग बैंक हॉलीडेज। बट यस, अब NEFT और RTGS के लिए भी नया नोटिफिकेशन आया विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये भी सब चीजें स्मूथ हो जाएंगी और हम लगभग सबको 24/7 कर सकेंगे। फॉर द टाइमिंग आपके लिए IMPS 24/7। ये सारे पेमेंट मैकेनिज्म आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने चैप्टर 4 के अंदर। नेक्स्ट इज अदर बैंकिंग सर्विस। बैंक की और क्या क्या सर्विस है, मेन तो ये सर्विस है आपके डिपॉजिट, विड्रॉल, डिपॉजिट है, लोन्स हैं, ये सब चीजें हमने पढ़ा। अदर बैंकिंग में एक वो आपके लिए रिटेल बैंकिंग करता है, छोटे छोटे लोन्स, छोटे छोटे जैसे मोबाइल के लिए लोन देना, मोटर बाइक के लिए लोन देना, इस टाइप की रिटेल बैंकिंग, आपके छोटे छोटे डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट खोलना, दिस इज कॉल्ड रिटेल बैंकिंग, रिटेल सर्विस टू द कस्टमर। ब्रांच बैंकिंग भी जिसको हम नॉर्मली बोल देते हैं। These are also called front office operation that cover all operation which provide direct retail services to the customer. Simple retail banking. जब भी आप ब्रांच में जाके अपने सेविंग में पैसा जमा कराते हैं, पैसे निकालते हैं, ये छोटे छोटे जो काम है, दैट इज ब्रांच बैंकिंग या रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट इज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, HNI क्लाइंट्स। आज की तारीख में बैंक्स आपको ऐसी सर्विसेज दे रहा है जिस केस के अंदर उन्हें पता होता है कि कुछ लोग हैं जिनके पास फंड्स हैं, पैसा है, तो बैंक आपके पास आता है और आपसे कहता है कि जी मैं आपके बिहाफ पे कुछ पैसे इन्वेस्ट करूंगा। आपको तो फुर्सत नहीं, आपको तो टाइम नहीं। अगर आप एफडी में पैसा डालते हो तो आपको 6%, 6.5% का इंटरेस्ट मिलता है। आप ऐसा करें, ये पैसा मुझे दे दें, मेरे पास पर्सन बैठे हैं, मेरे स्टाफ बैठे हैं जो कि इस फाइनेंस फील्ड के हैं, वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करते रहेंगे और इन्वेस्ट करके आपको हम क्या दे पाएंगे, जो एफडी है उसके मुकाबले हाई रेट ऑफ रिटर्न दे पाएंगे। तो HNI इंडिविजुअल्स के लिए वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अलग से स्पेशल सर्विसेज, स्पेशल अकाउंट खोल देते हैं, स्पेशलाइज सर्विस देना चालू कर देते हैं। कहते हैं बैंक्स प्रोवाइड स्पेशल सर्विस टू कस्टमर क्लासिफाइड एज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बेस्ड ऑन द वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ डिपॉजिट्स एंड ट्रांजैक्शन। कितना वो ट्रांजैक्शन करेंगे, कितना डिपॉजिट्स होगा, उसके हिसाब से वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज बैक ऑपरेशंस। बैक ऑपरेशन वो बैक ऑफिस ऑपरेशंस हैं जो बैकग्राउंड में चलते हैं। देखिएगा, आपका फ्रंट ऑफिस में क्या काम है, आप जाते हो, आप पैसे जमा कराते हो, निकालते हो, आपने वो ड्राफ्ट बनवा लिया, आपने लोन ले लिया, आपने अपनी एक्टिविटीज जो करनी है, दैट इज कॉल्ड फ्रंट ऑफिस। एक होता है बैक ऑफिस जो बैकग्राउंड में काम करता है, जैसे कि बैंक के अंदर इंटरनल रिपोर्ट जनरेट होती हैं, बैंक के अंदर इंटरेस्ट लेवी होता है। आप देखते हैं हर महीने या हर क्वार्टरली सेविंग में इंटरेस्ट मिलता है या लोन्स में इंटरेस्ट लेवी होता है। तो ये सारे ऑपरेशन हम कहते हैं बैक ऑफिस ऑपरेशन है। इसका जनरल पब्लिक से इंटरेक्शन नहीं होता। इंटरेस्ट के ऊपर TDS डिडक्शन करना, ये सब किसका पार्ट है, ये सब बैक ऑफिस का पार्ट है। तो रीडिंग देते हैं बैक ऑपरेशंस। All operation done at the back end like general ledger, MIS, reporting, etc., TDS return filing वगैरह जो आप जानते हैं, that is all back office operations. Then specialized service. आज की तारीख में बैंक्स ने ना कुछ स्पेशल सर्विस स्टार्ट कर दी अपार्ट फ्रॉम लोन। लोन तो एक पार्ट है ही है, उसके अलावा आप जानते हैं बैंक आज इंश्योरेंस भी करने लगा है। पहले बैंक इंश्योरेंस सेक्टर में नहीं था, बट आज की तारीख में आप देखें कई बैंक हैं जिन्होंने अपनी सब्सिडरीज बना ली हैं।
सब्सिडरीज हैं, कोटक लाइफ ऐसे करके, वैसे कुछ ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनीज है, उनके साथ टाई अप कर लिया बैंक्स ने। उनका मेन पर्पस है, वो कहते भी हमारा इतना वास्ट कस्टमर बेस है, ये वही लोग हैं जो अल्टीमेटली लाइफ इंश्योरेंस या नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी लेते हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें, इन्हीं कस्टमर को क्रॉस सेल, एक क्रॉस सेल कंसेप्ट है, जिस केस में हम एक प्रोडक्ट तो उसको देते ही देते हैं, हमें लगता है इसी कस्टमर को दूसरा प्रोडक्ट भी दे सकते हो, तो क्यों ना हम दूसरा प्रोडक्ट भी दे दें। इससे बैंक को क्या फायदा होता है, इंश्योरेंस बेचने में बैंक को कमीशन मिलती है, तो इंश्योरेंस ब्रोकिंग का भी काम करने लग गए आज की तारीख में, दैट इज स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। अपार्ट फ्रॉम दैट, मॉर्गेज लोन देना, जनरल लोन देना, मॉर्गेज लोन के अंदर ही हम उनकी क्रेडिट वर्दीनेस वगैरह देखते हैं, दैट इज कॉल्ड अंडरराइटिंग। तो 3 सर्विस यहाँ दी हैं, लोन, अंडरराइटिंग एंड देन इंश्योरेंस। सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे डिस्कशन है जो आपने समझे, एंड दैट इज रिलेटेड टू योर काइंड ऑफ अ बैंकिंग सिस्टम, कि बैंक्स हमें क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आज की तारीख में। मेरे हिसाब से आपको ये बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओवरव्यू ऑफ CBS। बट ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ डू राइट टू अस। नीचे जो हमारा वीडियो, नीचे जो हमारा एड्रेस है उसके ऊपर जरूर लिखिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, जरूर लिखिएगा इस नीचे दिए हुए एड्रेस के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारी ATC ऐप को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।